आज हम अर्नेस्टो चे गेवारा के जीवन और उनकी विरासत पर जो भी स्रोत हमारे पास है उनके जरिए गहराई से पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही कई तरह की छवियां और विचार मन में आते हैं। कोई क्रांतिकारी कहता है, कोई डॉक्टर, कोई प्रतीक। हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से इस जटिल शख्सियत की परतें खोलना। तो चलिए इन दस्तावेजों को जरा खंगालते हैं। बिल्कुल, चे गेवेरा का जिक्र आते ही जुनून, विद्रोह और गहरे विवादों की बातें सामने आती हैं। स्रोत उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी लड़ाका ही नहीं दिखाते, बल्कि एक लेखक, एक चिकित्सक और एक राजनयिक के तौर पर भी पेश करते हैं। उनकी कहानी में कई विरोधाभास हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, स्रोतों के मुताबिक उनकी शुरुआत तो अर्जेंटीना के ठीक ठाक संपन्न परिवार में हुई थी। अस्थमा की गंभीर बीमारी थी उन्हें, लेकिन पढ़ने और दुनिया को जानने की जबरदस्त इच्छा भी थी। फिर एक अहम मोड़ आया जब वो मेडिकल छात्र थे। 1952 की वो मोटरसाइकिल यात्रा जिसने उन्हें पूरे दक्षिण अमेरिका से रूबरू करवाया, वो सिर्फ एक सफर नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो एक तरह से वैचारिक कायापलट थी। उस यात्रा ने एक उभरते डॉक्टर को पहली बार अपने महाद्वीप की रगों में दौड़ती तरीबी, बीमारी, अन्याय, उसका सीधा एहसास कराया। कहते हैं यहीं से वो सहानुभूति शायद क्रांतिकारी संकल्प में बदलने लगी। लेकिन ग्वाटेमाला का अनुभव शायद ज्यादा निर्णायक था। हाँ, ग्वाटेमाला, वहाँ यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जैसी ताकतों का प्रभाव और फिर 1954 में वो अमेरिका समर्थित तख्ता पलट, इन घटनाओं ने क्या असर डाला उन पर? असर गहरा था। स्रोतों के अनुसार इन घटनाओं ने उन्हें यकीन दिला दिया कि लैटिन अमेरिका में सामाजिक न्याय लाने के लिए सिर्फ शांतिपूर्ण रास्ते काफी नहीं होंगे। उन्हें लगा कि स्थापित व्यवस्था और ये जो विदेशी साम्राज्यवाद है उसे उखाड़ फेंकने के लिए शायद सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा है। और यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है ना? 1955 में मेक्सिको पहुंचे, वहां फिदेल कास्त्रो से मुलाकात हुई। फिर क्यूबा के तानाशाह फुल्खेंशियो बतिस्ता को हटाने के लिए 26 जुलाई आंदोलन में शामिल हो गए। ये नाम कास्त्रो के 1953 के मोनकाडा बैरकों पर असफल हमले की तारीख से आया था। फिर वो ग्रानमा नाव से क्यूबा पहुंचे। सियारा मेस्त्रा के पहाड़ों में सालों तक गुरिल्ला युद्ध चला और आखिरकार 1959 में क्रांति जीत गई। और जीत के बाद चे क्यूबन सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती बन गए। इन दस्तावेजों में जिक्र है कि उन्होंने भूमि सुधारों का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे, औद्योगिक मंत्री भी बने, काफी अहम भूमिकाएं थीं। लेकिन साथ ही स्रोतों में ला कबाना जेल में बतिस्ता समर्थकों पर चले मुकदमों और सजाए मौत की निगरानी में उनकी भूमिका का भी जिक्र है। यह बाद में बहुत विवाद का कारण बनी। उनकी विचारधारा क्या थी असल में? सिर्फ मार्क्सवाद लेनिनवाद कह देना शायद थोड़ा अधूरा लगता है। सही कहा आपने। स्रोतों के मुताबिक चे कम मार्क्सवाद लेनिनवाद, किताबी कम जमीनी ज्यादा था। इसमें लैटिन अमेरिकी संदर्भ में साम्राज्यवाद विरोध, खासकर अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ, उस पर जबरदस्त जोर था। साथ ही वो फोको सिद्धांत के बड़े पैरोकार थे। छोटे समर्पित गुरिल्ला समूह क्रांति की चिंगारी भड़काएं और उसे जन आंदोलन में बदल दें। उनकी किताब गुरिल्ला वॉरफेयर इसी रणनीति का एक तरह से खाका खींचती है। भर में फैलाने का फैसला किया, ये एक असाधारण कदम था। वाकई। पहले कॉन्गो गए, जहां उनका प्रयास असफल रहा। फिर 1966 में गुप्त रूप से बोलीविया पहुंचे, एक और गुरिल्ला आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वहां उन्हें स्थानीय किसानों का वैसा समर्थन नहीं मिला जैसी शायद उम्मीद थी। और ऊपर से अमेरिकी CIA की मदद, बोलीवियाई सेना ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। और फिर 8 अक्टूबर 1967 को उनकी गिरफ्तारी हुई और अगले ही दिन 9 अक्टूबर को ला हिग्विरा गांव में उन्हें मार दिया गया। उनके वो कथित अंतिम शब्द अक्सर दोहराए जाते हैं, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मारने जा रहे हो। उनकी मौत ने शायद उन्हें उनके जीवन से भी बड़ा बना दिया। उनके शव को तो गुप्त रूप से दफना दिया गया था, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, अवशेष 1997 में मिले और फिर क्यूबा ले जाए गए, जहां उन्हें पूरे राज के सम्मान के साथ दफनाया गया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? उनकी विरासत इतनी ध्रुवीकृत क्यों है? एक तरफ एल्बर्टो कॉर्डर की खींची वो तस्वीर है, टी-शर्ट्स पर, पोस्टरों पर विद्रोह का एक वैश्विक चेहरा बन गई। वो तस्वीर तो अनगिनत आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत साफ बताते हैं, आलोचक उन्हें सत्तावादी मानते हैं। ला कबाना जेल में उनकी भूमिका और उन संक्षिप्त फांसी की प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाते हैं, उसे क्रूरता कहते हैं। वहीं
उनके प्रशंसक उन्हें उत्पीड़ितों का मसीहा, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला एक नायक और निस्वार्थ आत्मबलिदान का प्रतीक मानते हैं, जो गरीबों के लिए जिया और मरा। तो स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि चे गिवेरा क्रांति के लिए जिए, एक तरह से शहीद होकर मरे और फिर एक बहुत ही जटिल प्रतीक बन गए हैं। उन्हें नायक कहें या खलनायक, उनका जीवन और उनके विचार आज भी न्याय, समानता और संघर्ष के सवालों पर बहस जरूर छेड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं। चे गेवारा के जीवन का कौन सा पहलू, वो आदर्शवादी यात्री या अनुशासित गुरिल्ला लड़ाका या सत्ता में बैठा प्रशासक या फिर वो वैश्विक प्रतीक, आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और क्यों? सोचने वाली बात है।